Hi, good morning. This is Mr. Dheeraj Yadav, your mentor of English. And in today's session, we are going to study problem based on pronouns. Okay? तो आज की इस पर्टिकुलर सेशन में हमें पढ़ना है अ मिरर ऑफ कॉमन एरर बुक का उन सारे प्रॉब्लम्स को जो कि बेस्ड है किस पर, प्रोनाउंस पर. ओके? और प्रोनाउंस ही एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे न जाने कितने नंबर ऑफ प्रश्न बनते हैं. तो इसलिए स्टूडेंट्स, ये आप सभी के लिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है. और डायरेक्शंस में दिया गया है, फाइंड आउट द एरर, फाइंड आउट द एरर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इफ एनी. इफ देर इज नो एरर योर आंसर इज ई. अगर सेंटेंस में एरर है तो उस पार्ट को हम मार्क करेंगे. अगर सेंटेंस में कोई एरर नहीं है तो उस केस में हमें पार्ट नंबर ई को मार्क करना होगा जो कि है नो आंसर, नो एरर. ओके, तो मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज देयर एंड विच इज, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वांट ऑल पॉसिबल फैसिलिटीज एंड अलाउंसेस फॉर इटसेल्फ. ओके, एक बोर्ड ऐसा सब्जेक्ट है, एक बोर्ड ऐसा कलेक्टिव नाउन है जिसका प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों एक ही रूप में होता है. बोर्ड एक ऐसा नाउन है जिसका प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों एक ही रूप में होता है. ओके, जब ये टोटालिटी की बात करता है तो इसे सिंगुलर माना जाता है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर पॉजिटिव एडजेक्टिव और सिंगुलर पॉजिटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाएगा. ओके, तो इस स्टेटमेंट में ये बोर्ड नाम का वर्ड ना एक सिंगुलर नाउन है और सिंगुलर नाउन के साथ ही क्योंकि टोटालिटी की बात कर रहा है, ओके, यूनाइटेडनेस की बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पे वांट ना होके क्या होगा, वांट्स होगा. ऑल पॉसिबल फैसिलिटीज एंड अलाउंसेस फॉर इटसेल्फ, और इटसेल्फ तो ऑलरेडी करेक्ट है. अगर आप इसको वांट रखोगे तो इस इटसेल्फ को इटसेल्फ में ना होके देमसेल्व्स में चेंज करना पड़ेगा. ओके, आई होप की बातें क्लियर हो रही होंगी. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2 है, माय डियर स्टूडेंट्स, लिखा हुआ यू एंड आई हैव डन माय बेस्ट इन द एग्जामिनेशन. अब मैं आपको एक बात बता दूं कि जब कभी भी 231 231 का यूज़ किया जाता है तो ये प्लूरल बन जाता है और इसमें आवर लिखेंगे. या आप लिखोगे टू फर्स्ट भी लिखोगे तो आपको आवर लिखना पड़ेगा. या आप यूज़ कर रहे हो थ्री 31 भी तो आपको आवर ही यूज़ करना पड़ेगा. तो यहाँ पे सेकेंड और फर्स्ट है ना, सेकेंड और फर्स्ट के कॉन्टेक्स्ट में कौन आ रहा है, आवर आ रहा है, ना कि माई. तो यहाँ पे माई की जगह पे आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, आवर यूज़ करना पड़ेगा. पार्ट नंबर सी में क्या है, एरर है. इसलिए आपको बहुत ही आपको हर एक एक बारीकियों पर ध्यान देना है ताकि आपसे एक भी प्रश्न बचे ना. इसलिए यहाँ पे माई की जगह पे क्या होगा, आवर होगा. आप और मैं, हम हो जाएंगे ना, और हम के लिए तो पॉजिटिव एडजेक्टिव आवर होगा. ओके, आई होप स्टूडेंट्स की इतनी बातें क्लियर हुई होंगी. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 है, हिज एफर्ट्स विल ब्रिंग हिम मोर सक्सेस देन योर. अब यहाँ पे दो व्यक्तियों के पोजीशन के बीच में तुलना किया गया है तो दोनों जगहों पे पॉजिटिव केस का प्रयोग करेंगे. ओके, और ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, इसके बाद जस्ट नाउन आता है. लेकिन हमें नाउन के रिपीटेशन को अवॉइड करना है क्योंकि एफर्ट्स हमने ऑलरेडी लिख दिया. तो फिर यहाँ पे योर एफर्ट्स नहीं लिखेंगे क्योंकि ग्रामर हमें अलाउ नहीं करता एक ही शब्द को फिर से सेंटेंस में यूज़ किए जाने के लिए. ओके, इसलिए यहाँ पे योर ना होके क्या होगा, देन योर्स हो जाएगा. ओके, क्योंकि हीज एफर्ट्स और आपके एफर्ट्स के बीच में तुलना हो रहा है तो दो व्यक्तियों की पोजीशन के बीच तुलना होगा तो दोनों साइड देन के पहले और देन के बाद भी क्या आएगा, क्या आएगा, पॉजिटिव केस का आएगा, पॉजिटिव प्रोनाउन आएगा देन के बाद यहाँ पे, तो योर्स हो जाएगा. आई होप कि पार्ट नंबर डी में एरर था, आपको पता लग गया होगा. क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है माय डियर स्टूडेंट्स, लिखा हुआ एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ दिस कॉलेज इज डिटर्मिन्ड टू डू देयर बेस्ट फॉर द ग्लोरियस प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द कॉलेज. मैं आपको एक बात बता दूं कि यदि किसी कंजंक्शन एंड से दो सिंगुलर नाउन को जोड़ा जाता है, दो सिंगुलर नाउन को जोड़ा जाता है तथा दोनों सिंगुलर नाउन के पहले ईच या एवरी शब्द का प्रयोग हो तथा इस पूरे का प्रयोग, इसका प्रयोग किसी सेंटेंस के वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसे सिंगुलर माना जाता है. और इसके साथ सिंगुलर वर्ब, इसके साथ ना सिंगुलर पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं. इसलिए यहाँ पे देयर ना होके क्या होगा, हीज होगा. ही इज बेस्ट फॉर द ग्लोरियस प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द कॉलेज. इसलिए पार्ट नंबर क्या था, सी में एरर था और इसका करेक्शन क्या हो जाएगा, हीज हो जाएगा. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 है,
the vice president of India and the vice chancellor of the university of this university have given his consent to join the meeting. आपको पता होगा कि अगर किसी कंजंक्शन एंड से दो नाउन को जोड़ा जाए, कितने नाउन को, दो नाउन को जोड़ा जाता है, तो दोनों नाउन के पहले अगर डेफिनेट आर्टिकल या इनडेफिनेट आर्टिकल द का या एन द का प्रयोग हो, तो ये दो अलग अलग व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात करता है, ये दो डिफरेंट सब्जेक्ट्स के बारे में बात करता है, और इससे प्लूरल सब्जेक्ट का बोध होता है, और इसके साथ प्लूरल वर्ब और प्लूरल पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे, ना कि हिज का। यहाँ पे हिज की जगह पे क्या होगा, देयर होगा। आई होप कितनी बातें क्लियर हो रही होंगी माय डियर स्टूडेंट्स, इसलिए पार्ट नंबर डी में एरर था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, ही हेट्स एवरीबडी एंड एवरीथिंग हु रिमाइंड्स हर ऑफ हर मिस्टेक। आपको मैं एक बात बता दूं कि जब कभी भी इनडेफिनिट प्रोनाउन का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन से पहले किया जाता है तो रिलेटिव प्रोनाउन हु नहीं दैट का प्रयोग करेंगे। जैसे कि एवरीथिंग, नथिंग, एनीथिंग, समथिंग, नन, ओके, द सेम, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, इस तरीके की जितनी भी वर्ड्स हैं उनके साथ ना रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग करेंगे, या सुपरलेटिव डिग्री हो तो वहाँ पे हम रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग करते हैं, ना कि हु या विच का। ओके, इसलिए पार्ट नंबर सी में एरर था। नेक्स्ट लिखा गया है नन ऑफ। नन ऑफ का प्रयोग तब करते हैं जब दो से ज़्यादा हो और उनमें से कोई नहीं, लेकिन यहाँ पे लिखा गया है दू दिस टू प्रिंसिपल्स। अब दिस टू प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे नन ना होकर क्या होगा, नीदर होगा, क्योंकि नीदर का प्रयोग दो में से किसी एक, दो में से जीरो के लिए करते हैं। ओके, और नीदर का प्रयोग हमेशा ही दो के लिए होता है जिनमें से कोई नहीं, यानी नीदर ऑफ दिस टू प्रिंसिपल्स हैज़ बीन लुकिंग आफ्टर हिज कॉलेज वेल, इसलिए पार्ट नंबर ए में एरर था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, ईच ऑफ द फोर ग्रेट ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर इज वर्थ रीडिंग। ईच ऑफ के बाद ईच ऑफ के बाद ना आपको यूज करना पड़ता है प्लूरल नाउन, और प्लूरल नाउन वो दो के लिए ही होगा। कितने के लिए होगा, दो के लिए ही होगा। तो इसलिए इस स्टेटमेंट में आपको यूज करना पड़ेगा एनी ऑफ द फोर ट्रेजेडीज या वन ऑफ द फोर ट्रेजेडीज। यहाँ पे ईच के जगह पे क्या आप यूज करोगे, एनी यूज करोगे। क्या यूज करोगे, एनी यूज करोगे आप। ओके, सो इसलिए यहाँ पे आप इस काट के और यहाँ पे ना एनी ऑफ द फोर ग्रेट ट्रेजेडीज या वन ऑफ द यूज करेंगे आप, वन ऑफ द। ओके, आई होप स्टूडेंट्स की बातें आपको क्लियर हो गई होंगी, इसलिए पार्ट नंबर ए में क्या था, एरर था। इसका प्रयोग हमेशा ही दो के लिए होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, ही प्रोस्ट्रेटेड बिफोर हिज मास्टर हु हैड रिटर्न फ्रॉम लंडन आफ्टर अ ईयर। इस स्टेटमेंट में कोई एरर नहीं है। ही प्रोस्ट्रेटेड बिफोर हिज मास्टर, जो आया था, ये मास्टर कोई लिविंग नाउन है, कोई लिविंग प्राणी है, कोई जीवित प्राणी है, कोई पर्सन है, और पर्सन के लिए रिलेटिव प्रोनाउन हु का प्रयोग करते हैं। हु हैड रिटर्न फ्रॉम लंदन आफ्टर ये एक वर्ष के बाद, इसलिए इसमें कोई एरर नहीं है, नो एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, द डॉग आई हैव बॉट लुक्स मोर फ्यूरियस हैव देन यू हैव। यहाँ पे आपको दो किसी दो डॉग्स के बीच में तुलना किया जा रहा है ना, तो आपको यहाँ पे देन के बाद क्या बोलना पड़ेगा, देन दैट ऑफ, देन दैट ऑफ यू हैव। द डॉग आई हैव बॉट लुक्स मोर फ्यूरियस देन दैट यू हैव। देन के बाद दैट केवल प्रयोग करेंगे, ऑफ नहीं आएगा। देन दैट यू हैव, उसकी अपेक्षा जो आपके पास है, तो इसलिए यहाँ पे आप क्या यूज़ करेंगे, दैट यूज़ करेंगे देन के बाद, इसलिए पार्ट नंबर डी में क्या था, एरर था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, ही वॉज मच मोर सरप्राइज देन मी टू सी द डांसिंग गर्ल कमिंग टूवर्ड्स अस। अब आपको पता लग गया होगा कि यदि तुलना दो सब्जेक्टिव केस के बीच हो, यदि तुलना दो नॉमिनेटिव केस के बीच हो या सब्जेक्टिव केस के बीच हो, तो एज अब्लिक देन के बाद क्या, एज अब्लिक देन के बाद हमें सब्जेक्टिव केस का ही प्रयोग करना पड़ता है। किसका, सब्जेक्टिव केस का ही प्रयोग करना पड़ता है। यहाँ पे ही और मी के
बीच में तुलना हो रहा है, तो यहाँ पे दो सब्जेक्ट हुए ना, तो सब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्टिव केस आएगा ना कि ऑब्जेक्टिव केस। तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई होगा। अब इसका आई ही क्या है, करेक्शन है, पार्ट नंबर बी में एरर था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, द 5 ब्रदर्स आर एट डेगर्स डाउन सो दे फील इट बिलो देयर डिग्निटी टू टॉक टू ईच अदर। आप सभी को पता होगा कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन ईच अदर का प्रयोग दो पर्सन या दो वस्तुओं के लिए करते हैं, किसी दो व्यक्ति या वस्तु के लिए करते हैं। जहाँ पे वन अनदर का यूज़ किया जाता है मोर देन टू पर्सन्स या थिंग्स के लिए। किसके लिए, मोर देन टू पर्सन्स और थिंग्स के लिए। तो यहाँ पे 5 ब्रदर्स की बात करी गई है, तो ये तो दो से ज़्यादा हुए ना, और जब दो से ज़्यादा हुए तो यहाँ पे ईच अदर ना आके क्या आएगा, वन अनदर आएगा। क्या आएगा, वन अनदर आएगा। इसलिए आई होप कि आपको एरर समझ आया होगा, पार्ट नंबर डी में एरर था। नेक्स्ट, ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन का प्रयोग म्यूचुअल रिलेशन को शो करने के लिए किया जाता है। ओके, नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन है, वन शुड बी ट्रू टू हिज वर्ड इन ऑल सर्कमस्टेंसेस। अब आपको पता होगा कि वन एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है और इसका पॉजिटिव केस होता है क्या, वंस। इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है क्या, वन सेल्फ। ओके, तो इसलिए आपको यहाँ पे हिज की जगह पे क्या यूज़ करना पड़ेगा, वंस यूज़ करना पड़ेगा। क्या, वंस यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि वन का पॉजिटिव एडजेक्टिव वंस होता है, ना कि हिज। इसलिए हिज रॉन्ग था, वंस करना पड़ेगा, तब जाके स्टेटमेंट सही होगा। पार्ट नंबर बी में एरर था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, माय डियर स्टूडेंट्स, लिखा हुआ, इफ समवन हैज फिनिश्ड द वर्क ही मे गो होम। ओके, इफ समवन हैज फिनिश्ड द वर्क कॉमा ही मे गो होम। अब यहाँ पे कोई एरर नहीं है इस स्टेटमेंट में, इसलिए आप मार्क क्वेश्चन पार्ट नंबर ई को मार्क करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, the criminal which was chained grumbled at the police inspector who was taking him to jail। पार्ट नंबर बी में एरर है। किस पार्ट में एरर है, पार्ट नंबर बी में एरर है। क्रिमिनल कोई व्यक्ति होगा और व्यक्ति के लिए विच ना कि क्या आएगा, हु आएगा। क्या आएगा, हु आएगा। हु किसी पर्सन के लिए आएगा। ओके, जबकि विच किसी नॉन लिविंग थिंग के लिए आएगा, या आप यूज़ कर सकते हो एनिमल्स के लिए। किसके लिए, एनिमल्स के लिए। नो मैटर व्यक्तियों के लिए भी यूज़ होता है, लेकिन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में होगा। ओके, इसलिए यहाँ पे विच रॉन्ग है, आपको यूज़ करना पड़ेगा क्या, हु यूज़ करना पड़ेगा इस विच के जगह पे, तब जाके स्टेटमेंट ग्रामेटिकली करेक्ट होगा। द क्रिमिनल हु वॉज चैंड ग्रम्बल्ड एट द पुलिस इंस्पेक्टर हु वॉज टेकिंग हिम टू जेल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, माय डियर स्टूडेंट्स, लिखा हुआ, एवरीबडी हु वाज वर्किंग इन दैट ऑफिस गेव अ डेज पे एज देयर कंट्रीब्यूशंस टू द डिपेंडेंट्स ऑफ डॉक्टर सनू हु हैड डाइड ऑन ड्यूटी। अब इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में एरर यह है कि एवरीबॉडी के अकॉर्डिंग हमें पॉजिटिव एडजेक्टिव ना हिज यूज़ करना होता है। क्या, एवरीबॉडी, समबडी, नोबडी, एनीबॉडी, समवन, एनीवन, नोवन के नो वन ये इंडेफिनिट प्रोनाउंस है और ये सिंगुलर माना जाता है, और इनके साथ सिंगुलर पॉजिटिव एडजेक्टिव, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर पॉजिटिव प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है, हिज का। ओके, आप यूज़ करोगे हिम, ही, हिम, ओके, हिज, हिमसेल्फ, इस तरीके की रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी आएंगी। ओके, तो यहाँ पे आप ना देर जो देख रहे हैं ना, ये देर रॉन्ग है। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, हिज होना चाहिए था, तब जाके सेंटेंस ग्रामेटिकली क्या होता, करेक्ट होता है। इसलिए पार्ट नंबर सी में क्या है, एरर है। नेक्स्ट ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 17 है, द ऑफिसर एज वेल एज द असिस्टेंट्स एब्सेंटेड देमसेल्व्स फ्रॉम द ऑफिस। अब आपने पढ़ा होगा कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के टॉपिक में जब कभी भी दो नाउन को या दो सब्जेक्ट को एज वेल एज, टुगेदर विद, अलॉन्ग विद, इन एडिशन टू से जोड़ा जाता है, तो फर्स्ट सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं यहाँ पर,
और पॉजिटिव एडजेक्टिव भी फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग ही यूज़ होगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ऑफिसर कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा वो भी तो सिंगुलर होगा ना। तो सिंगुलर ऑफिसर के लिए क्या आएगा, देमसेल्व्स ना कि हिमसेल्फ आएगा। ओके, क्या आएगा, हिमसेल्फ आएगा। आई होप कितनी बातें आपको क्लियर हो रही होंगी माय डियर स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। और अब्सेंटेड एक ऐसा वर्ब है, अब्सेंट एक ऐसा वर्ड है जिसका पार्ट ऑफ स्पीच है यहाँ पे वर्ब, और जब वर्ब के कॉन्टेक्स्ट में इसका यूज़ किया जाता है तो ये अपने बाद एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेता है और देमसेल्व्स ना होकर क्या होगा, हिमसेल्फ होगा ऑफिसर के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, एज ए स्टूडेंट ऑफ साइंस यू आर फार बेटर देन हिम। अब दो सब्जेक्ट के बीच तुलना हो रहा है ना, तो यू आर फार बेटर देन हिम ना होकर क्या होगा, देन ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देन ही हो जाएगा। यदि तुलना दो सब्जेक्टिव केस के बीच हो तो एज अब्लिक देन के बाद सब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं, लेकिन यदि तुलना दो ऑब्जेक्टिव केस के बीच हो तो एज अब्लिक देन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं। इसलिए यहाँ पे तुलना तो दो सब्जेक्टिव केस के बीच हो रहा है ना, तो यहाँ पे हिम ना होकर क्या होता, ही होना चाहिए था, इसलिए पार्ट नंबर डी में एरर है। नेक्स्ट लिखा गया 19 नंबर क्वेश्चन, ही इंट्रोड्यूस्ड टू द चेयरमैन एज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ दैट पार्टी। यहाँ पे इंट्रोड्यूस, जब व्हेन एक्शन गोज बैक टू द सब्जेक्ट, जब अगर ये सब्जेक्ट के द्वारा, इस व्यक्ति के द्वारा कोई क्रिया को किया जाता है, कोई क्रिया को किया जाता है और ये क्रिया ऑब्जेक्ट पे ना जाके जस्ट ये इसी पे आती है, व्हेन एक्शन गोज बैक टू सब्जेक्ट, व्हेन एक्शन गोज बैक टू सब्जेक्ट, जब एक्शन सब्जेक्ट पर बैक जाता है तो आपको वहाँ पे ना एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। किस प्रोनाउन का यूज़ करेंगे, रिफ्लेक्सिव, क्योंकि इस सब्जेक्ट प्लस वर्ब होगा, उसके बाद क्या होगा, कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। अब ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस मेन वर्ब के एक्शन को सब्जेक्ट पे क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। जैसे कि ही इंट्रोड्यूस, किसे इंट्रोड्यूस किया, स्वयं को ना, तो ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ, क्या, हिम सेल्फ, और किससे, तो चेयरमैन से। तो इसलिए यहाँ पे इंट्रोड्यूस्ड के बाद हिमसेल्फ वर्ड का यूज़ करेंगे। आई होप कितनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। पार्ट नंबर ए में एरर था। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ओके, 20 नंबर क्वेश्चन है, द प्लेयर्स whom we have selected for our team are young and ambitious। यहाँ पे बड़ी बात तो यह है कि सर रिलेटिव प्रोनाउन हु, विच और दैट, हु विच और दैट ये रिलेटिव प्रोनाउन है और इनके पहले कोई नाउन या कोई प्रोनाउन होगा। ओके, तो यही नाउन, तो अगर इस तरीके का फॉर्मेशन है आप सभी के समक्ष, हु विच दैट, और जिसके पहले रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आ रहा है एंटीसीडेंट नाउन या प्रोनाउन, तो यही नाउन और प्रोनाउन यहाँ वर्ब आगे डिसाइड करता है। यही नाउन और प्रोनाउन आगे एक्शन को, इस क्रिया को करता है, यही नाउन और प्रोनाउन। और ये रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन का ये एंटीसीडेंट है और यही एंटीसीडेंट का नंबर और पर्सन इस वर्ब को डिसाइड करता है। ओके, लेकिन बड़ी बात तो यह है कि जब आपके सामने दिया हो नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन प्लस नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन के बाद दिया गया होगा आपको रिलेटिव प्रोनाउन हु, विच और दैट। ओके, उसके बाद आपको फिर कोई नाउन और प्रोनाउन दे दे, उसके बाद फिर कोई वर्ब दे दे, और अब इस कॉन्टेक्स्ट में ये नाउन और प्रोनाउन इस वर्ब को ना करके, इस वर्ब को ना करके, जब ये नाउन और प्रोनाउन इस वर्ब को नहीं करती है, ओके, जब ये नाउन और प्रोनाउन इस वर्ब को नहीं करेगा बल्कि ये नाउन और प्रोनाउन इस वर्ब को करेगा, तो यहाँ पे आप वी हु का यूज़ नहीं कर सकते। ओके, विच का यूज़ कर सकते हैं, दैट का भी यूज़ कर सकते हैं, बट हु के जगह पे क्या आएगा, हुम आएगा। क्या आएगा, हुम आएगा, क्योंकि कि अब ये इस रिलेटिव प्रोनाउन का ये सब्जेक्ट एंटीसीडेंट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और ऑब्जेक्ट बन जाएगा तो वर्ब, किसी भी सेंटेंस में वर्ब का प्रयोग ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं, मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग किया जाता है। इसलिए स्टूडेंट्स इस स्टेटमेंट में यहाँ पे द प्लेयर्स हुम वी हैव सेलेक्टेड फॉर आवर टीम, जिन्हें हमने सेलेक्ट किया है, जिन्हें ये प्लेयर्स थोड़ी ना सेलेक्ट किए हैं। ओके, इसलिए इस स्टेटमेंट में कोई एरर नहीं है। प्लेयर्स हुम वी हैव सेलेक्टेड फॉर आवर टीम आर
यंग एंड एम्बिशियस, कौन यंग एंड एम्बिशियस है? तो ये प्लेयर्स हैं। तो इसलिए इस स्टेटमेंट में कोई एरर नहीं है, ये एरर फ्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, द गेस्ट्स whom we are talking about have come are my brothers in law। नहीं, जिसके बारे में हम बात करें या ना करें फर्क नहीं पड़ता, बट द गेस्ट हु हैव कम, और यही यही जो ये गेस्ट है ना, इस क्रिया को कर रहा है, आगे एक्शन को प्ले कर रहा है। तो जब आगे एक्शन को प्ले करेगा तो यही सब्जेक्ट हुआ ना, और सब्जेक्ट के लिए रिलेटिव प्रोनाउन हुम नहीं आएगा, हु आएगा। क्या आएगा? हु आएगा। इसलिए द गेस्ट्स हु हैव कम आर माई ब्रदर्स इन लॉ हो जाएगा। इसलिए पार्ट नंबर किस में एरर था? पार्ट नंबर बी में एरर था। ओके, आई होप कि इतनी बातें आपको क्लियर हुई होंगी। ओके, एक बार मैं फिर से बता दूं कि ये रिलेटिव प्रोनाउन हुम का प्रयोग जो हुआ है ये रॉन्ग है। यहाँ पे क्या होना चाहिए? हु होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यही नाउन, यही इस रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आने वाला ये एंटीसीडेंट ही इस आगे एक्शन को कर रहा है। जब आगे एक्शन को परफॉर्म करेगा तो ये सब्जेक्टिव केस लगेगा ना कि ऑब्जेक्टिव केस, इसलिए पार्ट नंबर बी में एरर था। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन है, देर इज नन हु कैन हेल्प यू इन दिस क्रूशियल मोमेंट। नन के साथ आपको हु नहीं, दैट का यूज करना होता है। क्या? दैट का यूज करना होता है। देर इज नन दैट कैन हेल्प यू इन दिस क्रूशियल मोमेंट ऑफ योर करियर, इसलिए पार्ट नंबर बी में एरर था। नेक्स्ट लिखा गया 23 नंबर क्वेश्चन, दिस इज द सेम डॉग विच बार्क्ड एट हिम बट फॉर्चुनेटली डिडंट बाइट हिम। अब मैं आपको एक तथ्य बता दूं कि जब कभी भी आप यूज करते हैं द सेम प्लस नाउन, द सेम प्लस नाउन प्लस आपके समक्ष आता है दैट प्लस एज। क्या आता है? दैट प्लस एज। अब यहाँ पे इन दोनों में सर डिफरेंस क्या है, प्लीज़ बता दो। तो ओके स्टूडेंट, मैं बता देता हूँ कि द सेम प्लस नाउन के बाद आप दैट का यूज़ तब करते हैं जब प्रेजेंस ऑफ वर्ब हो। जब क्या हो? प्रेजेंस ऑफ वर्ब हो। लेकिन एज का यूज़ तब करते हैं जब अब्सेंस ऑफ वर्ब हो, जब वर्ब स्पष्ट ना हो। और जब वर्ब स्पष्ट हो तो दैट का यूज़ करेंगे, और जब वर्ब स्पष्ट ना हो, अब्सेंस हो, तो यहाँ पे आपको यूज़ क्या करना पड़ेगा? एज यूज़ करना पड़ेगा। ओके, बाकी विच नाम का वर्ड नहीं आता। ओके, इसलिए ये रॉन्ग है विच। ओके, आई होप कितनी बातें आपको क्लियर हुई होंगी। ओके, तो यहाँ पर आपको वर्ब आगे है ना, इस नाउन के बाद यहाँ पे विच ना के क्या आएगा? दैट आएगा। और दैट क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे बार्क्ड है, प्रेजेंस ऑफ वर्ब है, इसलिए पार्ट नंबर किस में एरर था? पार्ट नंबर बी में एरर था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, लिखा हुआ whomever comes late। whomever का प्रयोग हमेशा ही ऑब्जेक्ट के लिए किया जाता है, और whoever का प्रयोग हमेशा ही सब्जेक्टिव केस में किया जाता है। तो कम्स ये मेन वर्ब है, और मेन वर्ब का सब्जेक्ट बनने के मेन वर्ब के पहले जो आता है वर्ड वो सब्जेक्ट होता है, क्योंकि वो क्रिया को परफॉर्म कर रहा होता है। तो वहाँ पे सब्जेक्टिव केस का प्रयोग करेंगे, न कि ऑब्जेक्टिव केस का। इसलिए whomever ना होगी, क्या होगा? whoever होगा। ये रॉन्ग है। आई होप कि इतनी बातें आपको क्लियर हुई होंगी स्टूडेंट्स। तो पार्ट नंबर ए में एरर था। whoever comes late will not be allowed to mark his presence in the register। okay, next क्वेश्चन नंबर 25 है, the only book that which you carry in your bag is in demand nowadays। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि द ओनली नाम का वर्ड के साथ ना आप रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज़ करते हैं, ना कि विच का। इसलिए यहाँ पे क्या होना चाहिए था? दैट होना चाहिए था। पार्ट नंबर बी में एरर है। नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको प्रोनाउन का हर एक कंसेप्ट क्लियर है तो आपको क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ना पड़ेगा। आपको आपका जैसे ही नज़र जाएगा उस क्वेश्चन पे, आप एरर को मार्क कर पाएंगे और उसका एक्सप्लेनेशन भी बहुत ही डीपली दे पाएंगे। ओके, तो ज़रूरी है अगर किसी चीज़ का, तो वो है कि आप अपने कॉन्सेप्ट पे पकड़ बनाएं, मजबूत पकड़ बनाएं, ताकि एक भी क्वेश्चन आपसे छूटे ना। ओके, जैसे इस स्टेटमेंट में लिखा गया है, सी इज़ सच अ ब्रिलियंट स्टूडेंट दैट आई
एक्सपेक्टेड। अब यहाँ पे सच के साथ दैट भी चलेगा, सच के साथ दैट भी आता है और सच के साथ एज भी आता है। ओके, सच दैट तब यूज़ करते हैं जब रिजल्ट के बारे में बात करते हैं, और सच एज का यूज़ तब करते हैं जब डिस्क्रिप्शन या एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन देना है, जैस वह एक ऐसी ब्रिलियंट स्टूडेंट है जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था। तो यहाँ पे दैट की जगह पे क्या आएगा, एज, तुलना किया जा रहा है ना, एज आई हैड एक्सपेक्टेड। कंपैरिजन होने की वजह से यहाँ पे क्या आएगा, एज आएगा। यानी सी इज सच अ ब्रिलियंट स्टूडेंट एज आई हैड एक्सपेक्टेड, और यहाँ पे क्या होगा, हैड एक्सपेक्टेड भी होना चाहिए था, भले ही नहीं दिया। तो मेन एरर यहाँ पे हैड पे नहीं है, यहाँ पे एज में है, इसलिए पार्ट नंबर डी को मार्क करेंगे। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन है, सच अ सेल्फ सेक्रीफाइसिंग मैन एज हैज कम विंस आवर सिंपैथी एंड एडमिरेशन। अब यहाँ पे एज की जगह पे आपको क्या यूज़ करना है, दैट का यूज़ करना है, क्योंकि रिजल्ट के बारे में बात कर रहा है, और रिजल्ट के बारे में जब बात करेगा तो सच के साथ क्या चलेगा, सच दैट आता है। ओके, नेक्स्ट, पार्ट नंबर बी में एरर था। नेक्स्ट 28 नंबर प्रश्न है, एनी ऑफ द टू पिक्चर्स विच डिपिक्ट द रियल पिक्चर्स ऑफ द प्रेजेंट प्रोडिजिशियंस इज वर्थ सीइंग। अब मैंने कुछ ही समय पहले बताया कि एनी ऑफ का प्रयोग मोर देन दो के लिए किया जाता है, यानी मोर देन टू के लिए किया जाता है, लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि टू ही लिखा है, इसलिए इस टू के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको एनी चेंज करना पड़ेगा। जो एनी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है ना, इसको चेंज करने के बाद आपको लिखना पड़ेगा क्या, ईदर, ईदर ऑफ द टू, क्या, ईदर ऑफ द टू पिक्चर्स विच डिपिक्ट्स द रियल पिक्चर्स ऑफ द प्रेजेंट पॉलिटिशियंस इज वर्थ सीइंग, इसलिए पार्ट नंबर ए में एरर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 के। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन है, every of the five children every of the five children is standing in the corner of the room is dexterous in paintings। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि every एक एडजेक्टिव है, every क्या है, एक एडजेक्टिव, और ये सब्जेक्ट के प्लेस पे नहीं आ सकता, इसलिए every रॉन्ग हो गया ना, ये every रॉन्ग हो गया ना, पार्ट नंबर ए में, यानी कि एरर है। तो every की जगह पे आप क्या यूज़ करोगे, तो आप यूज़ करोगे क्या, everyone, everyone। ओके, क्या, every one of the five children या each of the five children standing in the corner of the room is dexterous in paintings। ओके, आई होप कि इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी और आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन है, he asked for permission to go out but his father did not give। he asked for permission to go out but his father did not give। इस स्टेटमेंट में कोई एरर नहीं है। ओके, या यहाँ पे गिव एक ट्रांजिटिव वर्ब है, इसलिए यहाँ पे इसके बाद क्या आएगा, डिडंट गिव इट। और इट किसके लिए है, परमिशन के लिए आया है। परमिशन कैसा सब्जेक्ट है, कैसा नाउन है, तो सिंगुलर नाउन है, और सिंगुलर नाउन के रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए सिंगुलर प्रोनाउन आएगा, इसलिए आपको पार्ट नंबर डी में एरर मार्क करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है, यू एंड माई सेल्फ विल इंजॉय द पार्टी टू बी अरेंज्ड इन ऑनर ऑफ द न्यू चीफ जस्टिस। ओके, यहाँ पे जो आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देख रहे हैं ना, पार्ट नंबर ए में एरर है, सब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्टिव किसका प्रयोग करते हैं, ना कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। ओके, इसलिए यहाँ पे माई सेल्फ की जगह पे क्या होना चाहिए, आई होना चाहिए। यू एंड आई विल इंजॉय द पार्टी टू बी अरेंज्ड इन द ऑनर ऑफ द न्यू चीफ जस्टिस, इसलिए पार्ट नंबर ए में एरर है। नेक्स्ट, माई सेल्फ की जगह पे क्या होगा, करेक्शन आई। नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन है, दे हु आर इन दिस रूम शुड नॉट मूव फ्रॉम द प्लेस वेयर दे आर स्टैंडिंग सेड द लीडर ऑफ द क्रिमिनल्स। ओके, अब जितने भी ये रिलेटिव प्रोनाउन आपको दिख रहे हैं, हु, विच और दैट के समक्ष यहाँ पे आपको, यहाँ पे जो ये प्रोनाउन आता है ना, ये जो प्रोनाउन आता है ना, या जो ये नाउन आएगा ना, ये प्रोनाउन, ये पर्सनल
पर्सनल प्रोनाउन नहीं हो सकता। वहाँ पे आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा दे की जगह पे, क्योंकि आप डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो और डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आएगा, यानी कि दोज आएगा। दोज हु आर इन दिस रूम, इस तरीके से आपको बोलना पड़ेगा। तो आप क्या बोलोगे दे की जगह पे दोज। क्या? दोज हु आर इन दिस रूम शुड नॉट मूव फ्रॉम द प्लेस वेयर दे आर स्टैंडिंग शेड द लीडर ऑफ द क्रिमिनल्स। इसलिए पार्ट नंबर ए में एरर है। नेक्स्ट, और इसका करेक्शन क्या हो जाएगा दे की जगह पे दोज। नेक्स्ट, 33 नंबर प्रश्न है, दे ऑल्सो हेल्प द पुअर हु आर रियली sympathize with them in the moments of distress. they also help the poor, और who की जगह पे आपको क्या यूज करना है that. They also help the poor that really sympathize with them in the moment of distress. ओके, इसलिए पार्ट नंबर बी में क्या था एरर था। नेक्स्ट, 34 नंबर क्वेश्चन है, he sent all the furniture to Patna and to Patna that he had bought in Chennai. He sent all the furnitures to Patna, और पटना में भेज दिया, और that he had bought in चेन्नई। इस स्टेटमेंट में कोई एरर नहीं है, इसलिए पार्ट नंबर ई को मार्क करेंगे। नेक्स्ट, 35 नंबर क्वेश्चन है, यू से इट्स योर प्रॉब्लम्स बट आई से इट्स माई ऑल्सो। यहाँ पे ये प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम और जितने भी पॉजिटिव एडजेक्टिव होते हैं, क्या पॉजिटिव एडजेक्टिव होती हैं, पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद आपको क्या यूज़ करना होता है नाउन यूज़ करना होता है, क्या नाउन। लेकिन एक बार आपने इस नाउन को मेंशन कर दिया तो फिर आप पॉजिटिव एडजेक्टिव प्लस नाउन का यूज़ नहीं करेंगे। उस नाउन को अवॉइड करने के लिए पॉजिटिव एडजेक्टिव के प्लेस पे आपको यूज़ करना होता है पॉजिटिव प्रोनाउन। ओके, जैसे कि हमने एक बार यहाँ पे प्रॉब्लम को इंट्रोड्यूस कर दिया, तो यहाँ पे फिर हम माई प्रॉब्लम्स ना बोल के क्या बोलेंगे माइन बोलेंगे, माइन ऑल्सो। और माई यहाँ पे इसलिए नहीं आएगा क्योंकि माई के बाद एक पॉजिटिव एडजेक्टिव है और इसके बाद नाउन आता है, लेकिन हमें नाउन को तो अवॉइड करना है ना, इसलिए माई की जगह पे क्या आएगा माइन आएगा, माइन ऑल्सो। इसलिए पार्ट नंबर डी में क्या था एरर था। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 36 है, द होटल्स ऑफ पटना आर मोर लग्जरियस देन मुजफ्फरपुर। अब यहाँ पे पटना के होटल्स और मुजफ्फरपुर के होटल्स में क्या हो रहा है तुलना हो रहा है। ओके, और तुलना होने के लिए ना वो दोनों ही होटल्स को होना पड़ेगा। ओके, तो आपको पता होगा कि प्लूरल नाउन के रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए दीज या दोज में से कोई एक आता है। अब कब दोज आएगा कब दीज आएगा, तो दीज डिस्टेंस में बहुत ही जब पास होगा, जब समीप होगा, प्रॉक्सिमिटी को शो करने के लिए दीज, और डिस्टेंस को शो करने के लिए डिस्टेंट को शो करने के लिए दो जाता है। तो दो आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा ना वो बनेगा द होटल्स ऑफ पटना आर मोर लग्जरियस देन दोज ऑफ मुजफ्फरपुर। ओके, तो आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा देन के बाद दोज ऑफ मुजफ्फरपुर, इसलिए पार्ट नंबर डी में क्या था एरर था। नेक्स्ट, 37 नंबर क्वेश्चन है, द आर्टिकल्स पब्लिश्ड इन दिस मैगजीन आर बेटर देन दैट मैगजीन। देन दैट मैगजीन की जगह पे क्या होगा देन दोज ऑफ दैट मैगजीन। ओके, क्यों, क्योंकि उसी टाइप का ये भी प्रश्न है। यहाँ पे हमें एक ये इन दिस मैगजीन में जो पब्लिश्ड हुआ है आर्टिकल्स, ये आर्टिकल्स कैसा सब्जेक्ट है प्लूरल, तो फिर दो मैगजीन्स के बीच में जो आर्टिकल्स लिखे गए हैं पब्लिश्ड किए गए हैं उनके बीच में तुलना हो रहा है। अब यहाँ पे देन के बाद भी तो आर्टिकल्स का कुछ जिक्र होना चाहिए ना, क्योंकि इन दैट मैगजीन्स के बारे में बात कर रहा है। तो देन के बाद क्या आएगा दो जाएगा। आपका प्रश्न होगा सर दैट ऑफ क्यों नहीं आ रहा, तो मैं आपको बता दूं कि आप यहाँ पे आर्टिकल्स का नंबर तो देखो, प्लूरल है ना, आर्टिकल थोड़ी ना आर्टिकल्स है ना, इसलिए दैट नहीं आएगा, क्या आएगा दोज ऑफ आएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको इतनी बातें क्लियर हो चुकी होंगी आई होप। ओके, सो इसलिए पार्ट नंबर ना डी में एरर था। किसमें पार्ट नंबर ना डी में एरर था। नेक्स्ट, लिखा गया 38 नंबर प्रश्न,
ही इज़ वन ऑफ दोज हु वुड मच रैदर सेक्रीफाइस ना हिज लाइफ देन टर्न लॉयल टू द कंट्री। अब आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि दोज दोज कैसा एंटीसीडेंट है, तो प्लूरल एंटीसीडेंट है, तो प्लूरल प्रोनाउन के साथ जो पजेसिव प्रोनाउन होगा वो भी तो प्लूरल होगा ना, इसलिए यहाँ पे हिज ना होगी, क्या होगा, देयर होगा, क्या होगा, देयर होगा। यानी ही इज़ वन ऑफ दोज हु वुड मच रैदर सेक्रीफाइस देयर लाइफ देन टर्न डिसलॉयल टू द कंट्री। इसलिए पार्ट नंबर ना सी में क्या था, एरर था। नेक्स्ट पार्ट नंबर सी में क्या था, एरर था। हिज की जगह पे क्या होगा, देयर होगा। नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन है। 39 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द प्यून टू लेट द बॉयज एंड आई गो इन। हमेशा ही ये लेट नाम का जो वर्ड है ना, लेट ये एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है टू अलाउ समवन टू डू समथिंग, और इसके बाद हमेशा ही ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ करते हैं। ओके, ऑब्जेक्टिव केस प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि लेट क्या है, वर्ब है, उसके बाद ये बॉयज़ क्या है, नाउन है, और नाउन का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस तो सेम ही होता है, लेकिन प्रोनाउन का तो डिफरेंट होगा ना। तो यहाँ पे प्रोनाउन आई क्या है, सब्जेक्टिव केस, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, मी होगा, और आपको मी ही यूज़ करना है क्योंकि लेट है, लेट के बाद तो आपको ना ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे मी होगा, क्या होगा, मी होगा आई की जगह पे, तब जाके स्टेटमेंट ग्रामेटिकली करेक्ट होगा, इसलिए पार्ट नंबर डी में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है माय डियर स्टूडेंट्स। He claims to have read Shakespeare's all great tragedies. Who is the greatest playwright of English? देखो, जब कभी भी आपको इस तरीके का प्रश्न दिखे, यहाँ पे क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, और रिलेटिव प्रोनाउन के पहले क्या आ रहा है, ऑल ग्रेट ट्रेजिडीज आ रहा है ना। ऑल ग्रेट ट्रेजिडीज तो ये राइटिंग्स का नाम है, लिटरेचर का, ये लिखावट है, एक साहित्य लेख है, और ये लिविंग पर्सन थोड़ी ना है। लिविंग पर्सन तो ये शेक्सपियर है ना, जो कि ग्रेटेस्ट प्ले राइट है इंग्लिश का। तो इस स्टेटमेंट को कुछ डिफरेंट तरीके से लिखना पड़ेगा ताकि ऑल ग्रेट ट्रेजिडीज का शेक्सपियर का पोजीशन भी शो हो पाए, और शेक्सपियर यहाँ पे आ पाए हु के जस्ट पहले, हु के जस्ट पहले। तो आपको लिखना पड़ेगा कि ही क्लेम्स टू हैव रेड all the great tragedies of Shakespeare। अब यहाँ पे शेक्सपियर यहाँ पे आ गया, और उसके जस्ट बाद रिलेटिव प्रोनाउन, तो जाके सेंटेंस क्या होगा, करेक्ट होगा। इसलिए आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा करेक्ट स्टेटमेंट, ही क्लेम्स टू हैव रेड ऑल द ग्रेट ट्रेजिडीज ऑफ शेक्सपियर हु इज़ द ग्रेटेस्ट प्ले राइट ऑफ इंग्लिश। इसलिए पार्ट नंबर ना बी में एरर था। नेक्स्ट लिखा गया 41 नंबर क्वेश्चन, शी वॉज मोर गैरुलस देन ईदर ऑफ हर 3 सिस्टर्स। इधर का प्रयोग आप कब करते हैं, दो के लिए, दो व्यक्ति या वस्तु में से किसी एक के लिए। तो यहाँ पे इधर की जगह पे क्या होगा, आपको एनी ऑफ हर 3 सिस्टर्स यूज करोगे, या देन वन ऑफ हर 3 सिस्टर्स यूज करोगे, तो जाके सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट होगा। इसलिए पार्ट नंबर डी में एरर, सी में एरर है। नेक्स्ट ओके डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 42 है। क्वेश्चन नंबर 42 है द कैंडिडेट बीइंग अ ग्रेजुएट ही इज एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोबेशनरी ऑफिसर। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि इस स्टेटमेंट में एरर यहाँ पे पार्ट नंबर सी में है, और वह एरर यह है कि यहाँ पे ही का प्रयोग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि द कैंडिडेट बीइंग अ ग्रेजुएट, वह कैंडिडेट ग्रेजुएट होने के कारण इज एलिजिबल, वह एलिजिबल है फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोबेशनरी ऑफिसर। तो ये प्रोनाउन इस ही नाम का वर्ड का यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर इसको आप यूज़ करोगे तो ये सुपरफ्लुअस बनाएगा। सुपरफ्लुअस का अर्थ यह होता है कि मोर देन व्हाट इज़ नीडेड, यानी ज़रूरत से ज़्यादा अनावश्यक चीज़ों का हम यूज़ करने लग जाते हैं। यही कैंडिडेट क्या है, एलिजिबल है ना, और जिसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है कि वह ग्रेजुएट होने के कारण वह एलिजिबल है। इसलिए पार्ट नंबर सी में एरर था। नेक्स्ट, वहाँ पे ही का यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट, यहाँ पे आप ही का यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 है
योर आर द सेम प्रॉब्लम्स एज माइन। नहीं, योर एक पॉजिटिव एडजेक्टिव है और पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग सब्जेक्ट के प्लेस पे नहीं होता, पॉजिटिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है सब्जेक्ट के प्लेस पे। तो योर की जगह पे आपको क्या बोलना पड़ेगा, योर्स बोलना पड़ेगा। योर्स आर द सेम प्रॉब्लम्स एज माइन, तब जाके स्टेटमेंट ग्रामेटिकली क्या होगा, करेक्ट होगा। पार्ट नंबर ए में एरर था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 है, लिखा हुआ यू हैव नेवर स्पोकन अ वर्ड अगेंस्ट योर मास्टर, दैट्स अ प्रूफ ऑफ योर लॉयल्टी। यू हैव नेवर स्पोकन अ वर्ड अगेंस्ट योर मास्टर, दैट इज अ प्रूफ ऑफ योर लॉयल्टी। इस स्टेटमेंट में ना नो एरर है, नो एरर प्रश्न है, इसमें कोई एरर नहीं है, एरर फ्री स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 लिखा गया है, ही लेंट मी सम मनी ऑन द कंडीशन दैट आई शुड रिटर्न द सेम बिफोर नवंबर। आपको मैं बता दूं कि पार्ट नंबर सी में एरर है और एरर यह है कि द सेम ये एक एडजेक्टिव है और इसके बाद जस्ट नाउन आता है और किसी नाउन को किसी नाउन के रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए नहीं आता। ओके, इसलिए आपको द सेम की जगह पे क्या यूज़ करना पड़ेगा, इस नाउन के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग इट का यूज़ करना पड़ेगा। ओके, तो ही लेंट मी सम मनी ऑन द कंडीशन दैट आई शुड रिटर्न इट बिफोर नवंबर, इसलिए पार्ट नंबर सी में क्या था, एरर था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 है, देयर वर 8 इंडस्ट्रियस वर्कर्स एंड 5 लेजी वन इन दिस ऑफिस। ओके, वन एक ऐसा इंडेफिनिट प्रोनाउन है जो कि ये सिंगुलर है और इसका प्लूरल फॉर्म क्या होगा, वंस होगा। इसका प्लूरल फॉर्म क्या होगा, वंस होगा, वंस होगा। ओके, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि बात किया जा रहा है देयर वर 8 इंडस्ट्रियस वर्कर्स एंड 5 लेजी, 5 है ना, 5 लेजी वर्कर्स भी हैं, तो वर्कर्स के रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए वहाँ पे वन आया और वन ना होगी क्या होगा, वंस होगा। क्यों, क्योंकि 5 है ना, तो प्लूरल हुआ तो प्रोनाउन भी कैसा आएगा, प्लूरल आएगा, इसलिए वन की जगह पे क्या होगा, वंस होगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर सी में एरर था। क्वेश्चन नंबर 47 है, अंडर नो सर्कमस्टांसिस हैव आई हार्म्ड हिम एंड ही नोज। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आपका प्रश्न यह हो रहा होगा कि सर यहाँ पे आई के पहले हैव का यूज़ क्यों किया गया, क्योंकि कैसे कर लिया गया, हालांकि सेंटेंस तो अफर्मेटिव है। तो जब कभी भी डियर स्टूडेंट्स सेंटेंस की शुरुआत होती है एडवर्बियल फ्रेज से, किससे, एडवर्बियल फ्रेज से। जैसे यहाँ पे लिखा गया अंडर नो सर्कमस्टेंसेस या अंडर इन नो ऑन नो कंडीशन, ओके, इन नो वे, ओके, इन नो टाइम, तो वहाँ पे लॉ ऑफ इन्वर्जन यूज़ होता है और लॉ ऑफ इन्वर्जन ये कहता है कि सब्जेक्ट के पहले आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब। ओके, तो वो क्या बोलते हैं उसको, लॉ ऑफ इन्वर्जन बोलते हैं, कन्वर्जन ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब। ओके, तो ये स्टेटमेंट यहाँ तक करेक्ट है, हिम एंड ही नोज, और नोज एक ट्रांजिटिव वर्ब है इसलिए इसके बाद ऑब्जेक्ट चाहिए तो यहाँ पे आपको यूज़ करना पड़ेगा ही नोज इट, तो जाके स्टेटमेंट ग्रामेटिकली क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट 48 नंबर क्वेश्चन है, द बेगर whom we had suspected to be guilty turned out to be innocent। अब देखो ना, इस रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ किया गया ना, जो चूंकि ऑब्जेक्ट के लिए आता है whom, अब यही यही बेगर आगे टर्न आउट टू बी इनोसेंट, यही इस एक्शन को आगे किया है। जब ये एक्शन को आगे कर रहा है यही नाउन या प्रोनाउन, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस नहीं सब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन का, तो हु हो जाएगा। द बेगर हु वी हैड सस्पेक्टेड टू बी गिल्टी टर्न्ड आउट टू बी इनोसेंट, इसलिए पार्ट नंबर बी में क्या है, एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 है, लिखा हुआ आई ऑर्डर्ड सम बुक्स ऑन इंग्लिश ग्रामर बट नन हैज अराइव्ड येट। इस स्टेटमेंट में कोई एरर नहीं है, नो एरर। नेक्स्ट क्यों नो एरर नहीं है सर, यहाँ पे आपने कैसे बोला कि नो एरर नहीं है, तो मैं आपको बता दूँ एक एक वर्ड को सारे ही वर्ड्स के पार्ट ऑफ स्पीच को ब्रेक करके
आई सब्जेक्ट है, ऑर्डर वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। सम एक ऐसा एडजेक्टिव ऑफ इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव है जिसके बाद अगर काउंटेबल नाउन आ रहा है तो वो प्लूरल होगा, तो ये प्लूरल दिया ही है। और किस चीज़ पर, तो ऑन इंग्लिश ग्रामर पर, लेकिन कंट्रास्ट क्रिएट कर दिया। और नन का प्रयोग दो से ज़्यादा के लिए करते हैं क्योंकि बुक भी तो दो से ज़्यादा है ना, तो यहाँ पे लिखा है नन हैज़, और नन के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, हैज़ अराइव्ड येट। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस के एंड में आपको येट का यूज़ करना पड़ता है, इसलिए इसमें क्या है, नो एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 है और लास्ट स्टेटमेंट है आज का, आज का लास्ट सेंटेंस भी है, जो बोला जा रहा है कि आई डोंट अप्रिशिएट दोज हु लव एट अदर्स विदाउट एनी अपेरेंट रीज़न। आपकी जानकारी के लिए मुझे यह बताना पड़ेगा कि आई डोंट अप्रिशिएट दोज, अब ये क्या है, एक रिलेटिव प्रोनाउन के पहले ये आने वाला दोज एंटीसीडेंट है और ये प्लूरल है, तो वर्ब भी कैसा लेगा, प्लूरल लेगा, और प्लूरल दिया भी है तो नो एरर। और लव के साथ हमेशा ही प्रपोजिशन एट आता है, और अदर्स पे विदाउट एनी अपेरेंट रीज़न। इस स्टेटमेंट में भी ना नो एरर है, कोई एरर नहीं था इस स्टेटमेंट में माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, आई होप कि मैंने अपना बेस्ट दिया है, मैंने अपना बेस्ट प्रयास किया है ताकि मैं अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे पाऊँ और आप सभी को एक एक चीज़ों को बारीकियों से रूबरू करा पाऊँ। ओके, तो इस तरीके की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पाने के लिए इस चैनल को बहुत ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, या एंड ड्यूरिंग दिस कोविड-19 प्लीज़ बी इन अ प्रोटेक्टेड मोड and follow all the COVID norms and protocols so that you may be safe as well as your family also. Okay, एंड इन अपकमिंग वीडियोस हम आगे के जो सीरीज ये चला रखे हैं मिरर ऑफ कॉमन एरर बुक्स को जो हम सॉल्व कर रहे हैं, अब नेक्स्ट जो कल वीडियो आएगी उसमें हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव से सारे ही प्रश्न को उठाया जाएगा। ओके, और एडजेक्टिव भी एक बहुत ही अहम टॉपिक है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ यू and as well as of your family members. So bye bye and take care.